Hey all, welcome back to my channel. Today I am bringing a video on UGC NET previous year question paper of November 2020 of computer science and applications. So guys, this is the part 4. If you have not seen the rest of the 3 parts, you can watch it playlist given below, and we are going to solve today 4 questions of this paper. So this questions are well explained with solutions, and you will also get to know more about certain things, certain concepts. So let's together prepare for the exam. And if you don't know, I bring a series of previous year question papers every alternate day where I solve few of the questions. Okay, so you can watch it, learn it, solve along with me, and just start preparing for your NET. Okay, so the first question for the day is a complete n-ary tree is a tree in which each node has n childs or no children. Okay, so n childs or no children, it's a complete n-ary tree. Okay, so it may be binary tree or 3-ary tree, right? And what is given, let I be the number of internal nodes and L be the number of leaves in a complete n-ary tree. If L is 41, that is the number of leaves are 41 and the internal nodes are 10, what is the value of n? देखो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको अगर आप याद कर लोगे तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप फाइंड कर सकते हो. सी, नंबर ऑफ लीव्स इज इक्वल टू n-1 into I, that is internal load, plus 1. This is a magical formula, you will just have to remember. in case अगर आपको कितना वैल्यू n का है वो कंप्यूट करने बोला जाए या फिर आपको इंटरनल नोड्स फाइंड करने को बोला जाए या तो आपको नंबर ऑफ लीव्स फाइंड करने को बोला जाए, तीनों में आप ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़फुल होगा इफ़ इट इज़ अ कंप्लीट n-ary ट्री. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो 2-ary ट्री दैट इज़ अ बाइनरी ट्री. ठीक है, मतलब एक नोड को 2 चिल्ड्रन होंगे या तो नहीं होंगे, एक नोड को 2 चिल्ड्रन होंगे या तो नहीं होंगे. जैसे यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, यहाँ पे नहीं है. ठीक है, अभी इसमें मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको बताऊँ. देखो कितने लीफ नोड है यहाँ पे, 1 2 3 लीफ नोड है. ओके चलो 3 लीफ नोड है. कितने इंटरनल नोड है, इंटरनल नोड्स मतलब क्या, जो लीफ नोड्स नहीं है, राइट. और आपको बताओ कि रूट नोड जो होता है ना वो भी इंटरनल नोड ही एज अ काउंट होता है. ठीक है, रूट नोड इज ऑल्सो काउंटेड एज अ इंटरनल नोड ओनली. मतलब इंटरनल नोड वो है जिसके चिल्ड्रंस हैं. ठीक है, तो रूट नोड के तो चिल्ड्रन होते ही है. तो इंटरनल नोड कितना हो गया, 1 और 2 इंटरनल नोड्स है. और ये कौन सा ट्री है, बाइनरी ट्री है. ठीक है, यानी n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 2 हो गया और इंटरनल नोड 2 हो गए. चेक करें अब हमारे कितने लीव्स आएंगे. तो ठीक है चलो देखते हैं. 2 - 1 इंटू आई दैट इज 2 + 1, तो कितना हो गया, 1 × 2 2 2 + 1 कितना हो गया, 3. तो है कि नहीं 3 लीव्स, समझा. जैसे अगर आप मैं 3-ary ट्री लेती हूँ, ठीक है, तो 3-ary ट्री में जैसे ड्रॉ करूँगी तो इसके 3 चिल्ड्रन होंगे. ठीक है, 3 चिल्ड्रन हो गए. ये नोड है तो इसके 3 चिल्ड्रन होंगे. चलो ये वाला नोड ले लेते हैं, इसके भी 3 चिल्ड्रन होंगे. ठीक है, और ये नोड लेते हैं जिसके 9 चिल्ड्रन है, चलेगा. ठीक है, अब यहाँ पर n कितना है, 3-ary ट्री है. इंटरनल नोड्स कितने हैं मुझको देख के बताओ. ये 1, ये 2, ये 3 इंटरनल नोड्स है. ओके 3. तो अगर हम अप्लाई करें n-1 इंटू आई + 1 तो आंसर क्या आएगा, 3 - 1 इंटू 3 + 1. तो ये कितना हो गया, 6 है ना. 6 + 1 7. क्या इसको 7 लीव्स है, चेक कर लो. ये देखो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 लीव्स, समझा. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दैट द नंबर ऑफ लीव्स विल बी इक्वल टू n-1 इंटू आई दैट इज द इंटरनल नोड + 1. सो जैसे अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो हमारा 41 है और n-1 यहाँ पे n फाइंड करना है. इंटरनल नोड 10 है, 10 + 1. देखो +1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40. और ये हो जाएगा 10n - 10, तो क्या हो जाएगा, -10 इधर आएगा तो 50 = 10n. सो n विल बी इक्वल टू 50/10 दैट इज 5. सो ये जो बात कर रहे हैं वो 5-ary ट्री की है. ठीक है, तो हो गया सॉल्व. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो आज के जो क्वेश्चंस है ना, बेसिकली मैंने वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के ऊपर ही लिए हुए हैं. और नेक्स्ट वीडियो में मैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के ऊपर क्वेश्चंस लेने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड. सो ओके, in binary max heap containing n number the smallest element can be found in how much time. इसके पहले ना मैं कुछ बता देती हूँ. चलो
एक बार रिवीजन ही कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हीप क्या है? ओके, सो हीप इज अ डेटा स्ट्रक्चर. Yes, heap is a data structure which actually looks like our tree, and it's a complete binary tree. Okay, what is max heap? अब ये जो max heap होता है ना, अब max heap होता है तो min heap होता है, ठीक है. max heap में ना की एलिमेंट जो रूट पे होता है वो मैक्सिमम होता है. की एलिमेंट जो रूट पे होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो उसके चिल्ड्रन होंगे ना वो लेस होंगे, ठीक है. की प्रेजेंट एट द रूट will be always greater than equal to key present at all of its children. और min heap में उल्टा हो जाएगा, key present at root will always be less than equal to the key present children. yes, तो जब हम बात करेंगे max heap का तो हमको मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा? रूट पे मिलेगा. और जब हम min heap की बात करेंगे तो हमको मिनिमम एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा? रूट पे मिलेगा, ठीक है. तो ये आपको मैक्स हिप min heap समझ गया. जैसे अगर आप एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैक्स हिप का मैं बताती हूँ 16, फिर ये ले लिया 14, 12 है ना, लेस है इससे, 16 से लेस है. अब 14 से अगर कोई चाइल्ड होगा तो से 7 या 9 लेस है, तो ये मैक्स हिप का एग्जाम्पल है. मिन हिप का एग्जाम्पल जैसे 5 ले लिया तो ग्रेटर होंगे चाइल्ड, 7 हो गया, 9 हो गया, फिर जैसे यहाँ पे 10 हो गया, 15 हो गया, ठीक है. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिन हिप. नाउ व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? What do we mean by time complexity? So it's the amount of time taken by the algorithm to run. हमें पता है बहुत सारे algorithms है, तो algorithm जितना टाइम लेता है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एड अप करता है, और जितना स्पेस लेगा, जितना मेमोरी कंज्यूम करेगा, वो हम बोलते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है. ओके, सो इट मेजर्स द टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट ईच statement in the code of your algorithm will be told by our time complexity. Now going back to our question, see, in a binary max heap containing n numbers, the smallest element can be found in how much time? Yes, it can be found in how much time. So first of all, अभी यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख रहे हो ओ बिगो, तो ये एक्चुअली बिगो नोटेशन है. यहाँ बिगो नोटेशन, या तो आप बोलो कि ऑर्डर ऑफ. yes, that O is actually standing for what? Order of. It helps to tell us how long algorithm will run in respect to the input you give. Okay, with respect to the input you give in relation to the input whatever is given, उस हिसाब से how much time या how much long it will take to run the algorithm. Okay, it is used to rank the algorithms based on their performance with the large inputs. Large inputs के हिसाब से how the algorithm is performing, that is given by this big O notation. Okay, तो यहाँ पे big O of n है, big O of 1 है, big O of log n है, big O of log n है, ठीक है. अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोला है, देखो अगर मैक्सिमम हीप है तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमको कहाँ पे मिलेगा? नीचे मिलेगा ना, बॉटम पे, क्योंकि रूट तो मैक्सिमम है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमको नीचे की तरफ ही मिलेगा. जैसे जैसे हम एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे वैसे. अब जब हमें ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है ना, तो एक्चुअली यहाँ पे लीनियर सर्च होगा, लीनियर सर्च परफॉर्म होगा. मतलब एक एलिमेंट को देखा, मैच हुआ नहीं, तो दूसरे एलिमेंट के पास गए, वो मैच हुआ नहीं, फिर तीसरे एलिमेंट के पास गए, ऐसे करके लीनियर सर्च परफॉर्म होगा. तो जब लीनियर सर्च है मतलब जितना एलिमेंट उतना ज़्यादा टाइम सर्चिंग के लिए. अगर मैं आपको एक एरे ही दे दूँ 5 एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, और एक दूसरा एरे दे दूँ 10 एलिमेंट के साथ, तो आपका फटाक से ये केस में हो जाएगा एल्गोरिदम रन करके, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स कम है, यहाँ पे एलिमेंट ज़्यादा तो ज़्यादा टाइम लगेगा. मतलब ये डिपेंड करता है कि आपके n कितने हैं. इसके लिए इसका आंसर है big O of n. Yes, the smallest element can be found in big O of n. The time complexity is big O of n in finding the smallest element in the binary max heap. You would have understood this. Okay, now going to the next question. Say if algorithm A and another algorithm B takes log n and root n microseconds respectively to solve a problem, then the largest size n of a problem these algorithms can solve in 1 second. देखो algorithm को कितना टाइम चाहिए? log n and root n माइक्रोसेकेंड्स एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अब ये क्या बोल रहा है, अगर हम 1 सेकेंड का टाइम ले ले तो लार्जेस्ट साइज n क्या होगा प्रॉब्लम का? मतलब हमको मतलब एट द एंड हमको फाइंड क्या करना है? n फाइंड करना है, और उनका रिक्वायर्ड टाइम गिवन कितना है? 1 सेकेंड. और हमारा एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है? log n एंड रूट n. ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एल्गोरिदम A के लिए
और यहाँ पे लिखती हूँ एल्गोरिदम बी के लिए आंसर्स, ठीक है। ओके, सो एल्गोरिदम ए कितना टाइम लेगा, log to the base 2 of n, okay, this okay microseconds na, see 1 microsecond is equal to how much, 10 raised to minus 6 second, and 1 second if I talk it is what, 10 raised to 6 microseconds, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 1 सेकेंड का बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड का बात कर रहे हैं ना, 1 सेकेंड तक कितना लार्ज इनपुट देना पड़ेगा। 1 सेकेंड यानी कि क्या, 10 रेज टू 6। देखो आंसर तो इसको प्रॉब्लम एल्गोरिदम को तो सॉल्व करने को इतना टाइम तो लगना ही है, पर हमें कितने टाइम तक के लिए करना है रन, 1 सेकेंड के लिए। 1 सेकेंड में हमको आउटपुट चेक कितना साइज होगा ये चेक करना है, ठीक है। तो ये 1 इक्वल टू 1 सेकेंड, सो दैट विल बी इक्वल टू log 2 ऑफ n, ये मैंने लिया 10 रेज टू 6 माइक्रो सेकेंड्स, क्योंकि ये भी माइक्रो सेकेंड्स में है और ये वाला भी माइक्रो सेकेंड्स में आ गया, ठीक है। एल्गोरिदम को तो टाइम इतना ही लगने वाला है, सिर्फ हमको अभी देखना है कि कितना लार्ज इनपुट दे, कितना लार्ज साइज का इनपुट दे, यानी कि n, ताकि हमारा एल्गोरिदम रन करे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे जब आप देखोगे ये क्या हो गया, log of n to the base 2 is equal to 10 raised to 6, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 raised to 10 raised to 6 n इक्वल, ठीक है। मतलब आंसर आपको समझा, ये n मिल गया। अब हमको एल्गोरिदम बी के लिए करना है, रन तो हमें करना है 1 सेकेंड के लिए, रन कितना सेकेंड के लिए करना है, 1 सेकेंड के लिए, लेकिन एल्गोरिदम टाइम कितना लेगा, √n, पर रन करना है हमको 1 सेकेंड के लिए। √n इज इक्वल टू 1 सेकेंड कितना होता है, 10 रेज टू 6 माइक्रो सेकेंड्स, ये भी √n भी माइक्रो सेकेंड्स था, ये 10 रेज टू 6 भी माइक्रो सेकेंड है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और यहाँ पे 10 रेज टू 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 रेज टू 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 10 रेज टू 12, मतलब ये आपको समझ गया आंसर कौन सा है, 10 रेज टू 2 रेज टू 10 रेज टू 6 एंड 10 रेज टू 12। सो इतना लार्ज इनपुट आप दोगे 1 सेकेंड के लिए, इतना लार्ज इनपुट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा। देखो एल्गोरिदम को तो उतना ही टाइम लगने वाला है, हमें चेक करना है कि कितना लार्ज साइज का इनपुट दे कि वो 1 सेकेंड तक रन करे, हम ओके 1 सेकेंड तक रन करे, इसके लिए हम उसका इक्वेशन विथ इक्वल टू 1 सेकेंड करके ले रहे हैं, और फिर बाद में 10 रेज टू 6 माइक्रो सेकेंड सब्सटीट्यूट करें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। Okay, now going to the next question. Let G be the directed graph whose vertex set is a set of numbers from 1 to 100. Okay, and there is an edge from vertex I to J if and only if that J is equal to I plus 1 or J is equal to 3I. मतलब अगर ऐसा है तो ही I to J करके एज है, डायरेक्टेड ग्राफ है। I to J करके एज कब होगा, जब J का ये कंडीशन मेट होगा, I plus 1 या तो फिर J इक्वल 3I। देखो और क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ पाथ इन G फ्रॉम वर्टेक्स 1 टू वर्टेक्स 100, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हमें फाइंड करना है। देखो अगर आप सॉल्व करने का कोशिश करोगे ना, 1 से स्टार्ट करोगे ना, तो आंसर हमें बहुत मुश्किल से मिल सकता है। यस, तो हम क्या करेंगे ना, रिवर्स थिंकिंग करेंगे, मतलब हम 100 से चालू करते हैं, ठीक है, रिवर्स थिंकिंग। सो से फॉर एग्जांपल 100 अगर तक पहुँचे हैं तो इसका आई रहा होगा 99, तो ये 99 प्लस 1 करके 100 आ गया, ठीक है। अब 99 ये तो 3 में डिविजिबल है, तो मैं ये सोच लेती हूँ कि ये 33 पे था, तो यहाँ पे 3i करके पहुँचा है, 3 × 33 करके, ये यहाँ पे सपोज i प्लस 1 करके पहुँचा, क्योंकि देखो ये जे आई का सीक्वेंस में लिख रही हूँ ऐसे, हाँ ठीक है। तो अभी जैसे 33 है तो हम ये अज्यूम कर लेते कि ये 3i करके 33 आया, यानी कि चलो ये 11 हो गया, ठीक है। 11 तो 3 में अभी होगा नहीं, तो चलो ये 10 से आया, मतलब ये 10 में ये i प्लस 1 किया, 10 प्लस 1 किया तो 11 आया, तो हम सपोज एक डायरेक्टेड एज है 10 to 11, अभी 10 आया है, अभी फिर लेकिन 10 से भी कुछ नहीं होगा तो 9, तो ये भी i प्लस 1 करके आया, ठीक है। अब जब 9 है तो हम सोचते हैं कि चलो 3i करके ये 9 तक पहुंचा होगा, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, ओके। और फिर बाद में हम कंसिडर कर लेते हैं 1, क्योंकि वापस से 3i करेंगे, 3 × 1 कर देंगे तो
3 आ जाएगा। तो हमें अभी कितने नंबर ऑफ एजेस मिले, देखो ये रिवर्स थिंकिंग थोड़ा करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, नहीं तो आप सोचोगे कि ये इसको कैसे कंप्यूट करे और कोई आंसर डिराइव नहीं कर पाओगे। तो मतलब सिंपल है, मुझे समझ में आ रहा है कि डायरेक्टेड ग्राफ है जहाँ से 1 से 3 पे गए, फिर 3 से डायरेक्टेड एज है 9 पे, 9 से डायरेक्टेड एज है 10 पे, 10 से है 11 पे, 11 से एज आ रहा है 33 पे, फिर 99 पे और फिर 100 पे, है ना। हम आ गए 1 to 100 आ गए, और हर एज जो बना है वो ये क्लॉज को मेट कर रहा है कि i+1 और 3i करके ही आ रहा है। तो कितने एजेस है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो होगा वो क्या होगा, 7, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। करती हूँ कि आपको आज के वीडियो के क्वेश्चन समझे होंगे जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पे थे। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट टाइम ला रही हूँ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फ्रेंड्स को, कलीग्स को शेयर करिए, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।